गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों बेस्ट चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आप सभी को ये भी पता है कि आपकी दोस्तों कल से आपकी ग्रुप डी की क्लासें जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों बायोलॉजी यहाँ पर आपके लिए कराई जा रही है। फिर उसके बाद दोस्तों फिजिक्स कराई जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री। और दोस्तों बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी दोस्तों विज्ञान की इम्पोर्टेंट शाखाएं यानी महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं वो मैं आपके लिए करा चुका हूं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहां से देखने को मिले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वो आप अवश्य करें। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों ये जो क्लासें हैं मैं आपके लिए पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि पूरी की पूरी क्लासें जो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, थ्योरी जितनी भी आपके लिए कराई जाएगी, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, सारी की सारी थ्योरी दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड होगी। क्यों दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, रेलवे से नहीं है, अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं उनको भी आप उठा लीजिए, तो भी आपको दोस्तों एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी, क्यों एनसीईआरटी ही मान्य होती है। तो सारा का सारा जो मैटर आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जो चीज़ आपके लिए बताई जा रही हैं, जो थ्योरी आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है दोस्तों, वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। और दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका पाचन तंत्र। और आपको पता है दोस्तों साइंस का संपूर्ण निचोड़ यानी दोस्तों जितनी भी साइंस है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट यहाँ पर आपके लिए कराई जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका साइंस चैलेंज, सबसे इम्पोर्टेंट बैच है दोस्तों आपके लिए। 25 में से 25 का टारगेट रहेगा। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्योर साइंस लाइफ को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको पता है दोस्तों छोटा चैनल है, लेकिन आप ये ना समझें कि मैं कंटेंट उपलब्ध नहीं करा सकता। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश की है दोस्तों, और ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। और आप इस कंटेंट्स के द्वारा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी की ही तैयारी कर सकते हो। एएलपी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, और दोस्तों आपका जो है एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे एग्ज़ाम, अन्य जो भी स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम इस साइंस से आप क्वालिफाई कर सकते हो। यानी जो ये साइंस मैं आपके लिए करा रहा हूँ ना दोस्तों, हाई लेवल, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी आप कर सको, इस प्रकार से आपके लिए साइंस कराई जा रही है। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और दोस्तों देखिए कुछ स्टूडेंट समझेंगे, और पहले भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि ये छोटा चैनल है, पता नहीं कैसा साइंस कराएगा कैसा नहीं, क्या टीचर होगा कैसा होगा पता नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल बड़े और छोटे से कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है आपके लिए कंटेंट से, कि आपके लिए कंटेंट जो है किस प्रकार का उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से आपके लिए जो चीज़ें हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या वो चीज़ें जो हैं रियल हैं या उनमें कोई दोस्तों कमी है। और दोस्तों रही मेरे कंटेंट की बात, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार मेरी कि जितने भी टीचर, बड़े बड़े टीचर हैं बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों, जितने भी टीचर आपके लिए साइंस करा रहे हैं वो मेरी साइंस उठाकर देखना दोस्तों। टोटल की टोटल दोस्तों उनसे हाई लेवल की साइंस ना हो तो मुझसे कहना। और रही दोस्तों एग्ज़ाम की बात, देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में तो मैं आपको बता दोस्तों एक भी प्रश्न जो मैं ये साइंस करा रहा हूँ इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और आप दोस्तों जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हुए या अन्य जो भी एग्ज़ाम हुए आप उन्हें उठाकर देख लो दोस्तों। हर प्रश्न इस जो है दोस्तों कंटेंट से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों शौक हुआ आपको कि हमें तो रुपया उड़ाना है, पैसा उड़ाना है,
हमें चिंता नहीं है, रुपया बहुत है आपके पास तो आप पढ़ाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट गरीब हैं, जो चाहते हैं कि उनको बेस्ट कंटेंट प्राप्त हो और उनको रुपया भी खर्च करना ना पड़े, तो उनके लिए तो दोस्तों बेस्ट है। अगर जो स्टूडेंट पैसे वाले हैं उनकी वो जाने। हालांकि साइंस आपको यहाँ से बेहतर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिनको इंटरेस्ट है, जिन्हें मेरी जो है जो क्लास पिछली क्लास जो अच्छी लगी हो, उन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तभी जाकर ये दोस्तों चैनल है ऊंचाइयों को छू सकता है। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक मोटिवेशनल जो है दोस्तों आपके लिए मोटिवेट कर देता हूँ मैं, कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिससे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट जो हैं तैयारी करने से पहले, या नए स्टूडेंट जो हैं जो तैयारी में जुड़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे किसी को मैथ टफ लगती है, किसी को साइंस टफ लगती है, किसी को इंग्लिश टफ लगती है, किसी को जीके टफ लगती है, तो वो सोचते क्या है दोस्तों, हम साइंस नहीं कर सकते, हम जीके नहीं कर सकते, हम मैथ नहीं कर सकते, हम रीजनिंग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोग तो आपने ऐसे भी कहता सुना होगा कि बेटा तू ये जॉब नहीं लग सकता, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक आप सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे, उस काम में अपने आपको जो है दोस्तों जोड़ोगे नहीं, दिल से उस काम को नहीं करोगे, तब तक आपको जो है दोस्तों आप उस काम को नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उस काम को करते हो जो आपके लिए असंभव सा लग रहा था, अगर आप उसी काम को करते हो और वो उसमें आपको अगर जो है दोस्तों उपलब्धि हासिल होती है, तो आपको खुशी महसूस होती है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। और तब आपको दिखाना है दोस्तों कहने वालों से कि हाँ मैंने ये जॉब प्राप्त कर ली। जैसे ग्रुप डी की बात करें, कुछ लोग कहेंगे कि आपसे कि आप ग्रुप डी नहीं लग सकते। लेकिन दोस्तों जो कहते हैं कि आप नहीं लग सकते, उन्हीं को आपको ये सारी चीज़ें बतानी है लगने के बाद। तो दोस्तों आप स्टार्ट कीजिए, सारी चीज़ें बेस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को देखते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है आपका पाचन तंत्र। सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे दोस्तों, और डायग्राम के आधार पर ही दोस्तों आपको हम जो है दोस्तों साइंस का जो पाचन तंत्र टॉपिक है वो हम कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये होता है आपका मुख गुहा, और ये होता है दोस्तों आपका जिह्वा। ये मानव जो है दोस्तों मानव चित्र है दोस्तों। और इस पर दोस्तों क्या क्या सारी चीज़ें हमारे पाचन के लिए जो हैं काम आती हैं। जैसे कि मुंह आता है दोस्तों, पाचन की जहाँ से शुरुआत होती है। जीभ आती है दोस्तों, ग्रीष्का जिसे हम कहते हैं ये भी आता है। डायफ्राम, पित्ताशय जो कि दोस्तों पित्त का भंडारण करता है। पित्त नली क्या काम करती है। यकृत क्या करता है दोस्तों। अग्नाशय, ये आपका अग्नाशय है दोस्तों जिसकी आकृति जी आकार की होती है। सॉरी दोस्तों, आमाशय, अग्नाशय नहीं, आमाशय की आकृति जी आकार की होती है। ये आपके क्षुद्रांत्र हैं दोस्तों, ये आपकी परिशेषका है। ये बृहद्रांत्र। देखिए क्षुद्रांत्र कहते हैं दोस्तों छोटी आंत को, और बृहद्रांत्र कहते हैं बड़ी आंत को। और ये आपका दोस्तों गुदाद्वार है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका गुदाद्वार है, जहाँ से आपका जो है दोस्तों मल बाहर निकलता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अपने पेन कॉफ़ी उठा लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों कि पाचन तंत्र। ये जो पाचन तंत्र है ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित करने की प्रक्रिया, यानी आपने देखा हो दोस्तों, आप जो भोजन खाते हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही दोस्तों पाचन कहलाता है, ताकि हमें ऊर्जा अच्छे से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मानव एक क्रियाशील प्राणी है। निरंतर कार्य करते रहने के लिए दोस्तों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं और भोजन से श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन खाए गए भोजन में अधिकांशतः जटिल यानी दोस्तों बड़े पदार्थ होते हैं, यानी जटिल पदार्थ होते हैं जिनसे ऊर्जा मिल पाना मुश्किल होता है। अतः जटिल पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में विखंडित करना ही दोस्तों यह पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन चित्र में आपके लिए बता चुका हूँ, यह है यहाँ पर, और यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ें को देखते हैं और नोट्स बनाते चलना है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आहार नाल की, यानी मानव का पाचन पथ आहार नाल कहलाता है, जो मुंह से लेकर गुदाद्वार तक फैला होता है, जिसकी लंबाई दोस्तों 8 से 10 मीटर होती है। तो ये आपको याद रखना है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा की। तो मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या है दोस्तों, भोजन और श्वसन मार्ग का चौराहा। तो मुख गुहा आपने देखा होगा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है डायग्राम, ये मुख गुहा। फिर ग्रसनी यहाँ पर ये होती है, ये चौराहा होता है। तो ग्रसनी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये भोजन और श्वसन मार्ग का चौराहा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रस का, ग्रासनाल या भोजन नली जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये रही आपकी दोस्तों ग्रस का। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रस का या ग्रासनाल या ग्रस नली या भोजन नली हम जिसे हम कहते हैं, तो ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है। ये एक प्रकार की दोस्तों एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा भोजन जो है दोस्तों, इसके द्वारा हमारे अन्य अंगों तक पहुंचता है। मुंह से ये स्टार्ट होती है, ग्रस जो है ग्रसनी से स्टार्ट होती है, और ग्रसनी से होते हुए दोस्तों ये हमारे आमाशय, छोटे आंत, बड़ी आंत तक पहुंचती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो भोजन होता है ना दोस्तों, वो हमारे अन्य भागों तक पहुंचता है, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, उन सभी अंगों तक ये पहुंचता है। और इसकी लेंथ होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आमाशय की। अब आमाशय दिखाते हैं हम दोस्तों आपको। ये रहा आपका आमाशय, ये रहा, ये आपका जे आकार का जो है दोस्तों, ये आपका आमाशय है। तो चलिए दोस्तों आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आमाशय, इसकी संरचना जे आकार की होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं दोस्तों, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, ये 3 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत में आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है। क्षुद्रांत जो मैंने आपके लिए बताया था, ये छोटी आंत है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये छोटी आंत है दोस्तों। ये क्षुद्रांत, ये एरो जा रहे हैं, ये छोटी आंत की ही ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो कि सबसे बड़ी होती है लंबाई में। नाम छोटी आंत है लेकिन लंबाई में बहुत बड़ी होती है। तो ये छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग दोस्तों 6.5 मीटर लंबी होती है, जिसमें पाचन और अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो यानी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण करता है, तो छोटी आंत, जिसकी लंबाई दोस्तों 6.5 मीटर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 भाग हैं इसके। पहला है दोस्तों ड्यूडेनम, ड्यूडेनियम जैसे दोस्तों हम ग्रहणी कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, यू आकार की, जिसमें सर्वाधिक पाचन होता है। बात करते हैं दोस्तों जेजुनम, यानी दोस्तों मध्यांत्र जिसे हम कहते हैं, ये मध्य भाग होता है। एक होता है दोस्तों आपका इलियम, यानी क्षुद्रांत या शेषे, जिसे हम दोस्तों शेषांत्र भी कहते हैं। इस भाग में दोस्तों सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस भाग में सूक्ष्म तंतु संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दोस्तों हम बिलाई कहते हैं। बिलाई यानी दोस्तों शशांकुर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, छोटी आंत में सब देखिए दोस्तों पाचन होता है और अवशोषण होता है। लेकिन छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, जिसमें दोस्तों ड्यूडेनम जो है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक पाचन होता है, और इलियम में सर्वाधिक अवशोषण होता है। और इलियम में ही दोस्तों सूक्ष्म तंतुवत जो संरचना होती है
जो पाई जाती हैं उन्हें दोस्तों हम बिलाई बिलाई कहते हैं, जो कि इलियम के छोटी आंत के इलियम भाग में पाई जाती हैं। आगे चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों बृहद्रांत यानी दोस्तों बड़ी आंत की। ये आपकी दोस्तों बड़ी आंत है। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी आंत की, तो चलिए दोस्तों बड़ी आंत को भी देखते हैं। ये रही दोस्तों आपकी बड़ी आंत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई, नाम तो बड़ी आंत है लेकिन लंबाई क्या है दोस्तों, मात्र 1.5 मीटर। छोटी आंत, नाम छोटा है लेकिन लंबाई कितनी है दोस्तों, 6.6 मीटर। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है दोस्तों, केवल और केवल क्या होता है दोस्तों, जल का पुनः अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, केवल और केवल जल का पुनः अवशोषण। अब दोस्तों देखिए, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक तो सीकम, जिसे दोस्तों हम अंधनाल कहते हैं। एक होता है दोस्तों कोलन, जिसे हम दोस्तों बृहद्रांत कहते हैं। एक होता है दोस्तों रेक्टम यानी मलाशय। यहाँ क्या होता है दोस्तों, मल एकत्रित होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आता है गुदा यानी गुदाद्वार, और इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, यह अपचित पदार्थ या मल को शरीर से बाहर त्यागने का पथ होता है। तो ये उत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना दोस्तों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्रम आपसे पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भोजन जो होता है, उसे भोजन तो होता ही है दोस्तों, फिर उसे दोस्तों हम अंतः ग्रहण करते हैं, यानी खाते हैं, चबाते हैं, मुंह में ले जाते हैं। जब चबाते हैं तो दोस्तों उसका जो पाचन होता है, पाचन होने के बाद दोस्तों उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद दोस्तों स्वांगीकरण होता है, और स्वांगीकरण के बाद दोस्तों उत्सर्जन होता है। तो ये क्रम होता है दोस्तों, ये क्रम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो मेरा कंटेंट है आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश की और ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई कमी मिले या कंटेंट बेहतर मिले तो प्लीज़ दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट बेहतर लगे आपको तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है दोस्तों चैनल को, और कमेंट में आपको बताना है कंटेंट आपको कैसा लगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया, भोजन यानी गुदा। गुदा के बाद आता है दोस्तों आपका अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है दोस्तों, पाचन के बाद पोषक पदार्थों को शरीर में प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे दोस्तों कहते हैं अवशोषण। एक होता है दोस्तों स्वांगीकरण। तो ऊर्जा और पोषकों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, जो भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना ही दोस्तों स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए डिस्कस कर दी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जीभ की, क्योंकि दोस्तों ये हमारे मुंह से हमारे पाचन की शुरुआत होती है। मुंह का भाग क्या है दोस्तों, जीभ भी है, दांत भी हैं, हमारे लार ग्रंथियाँ भी हैं। तो ये भी तो हम पढ़ेंगे, इन्हें कैसे छोड़ेंगे। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम जीभ की, यानी दोस्तों टंग की। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी जीभ है, इसलिए मैंने डायग्राम भी बताया हुआ है आपके लिए। तो बात करते हैं दोस्तों जीभ की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जीभ मुख को आगे फर्श पर, फर्श कहते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपका नीचे की तरफ तालू होता है, ये आपका मुंह होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार, ये रहा दोस्तों, ये आपका मुंह होता है। तो फर्श, ये नीचे निचला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इसे कहते हैं फर्श। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रहा आपका। तो जीभ जो है मुख गुहा की फर्श पर फ्रेनुलम लेगुआ झिल्ली से जुड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जीभ जो है मुख गुहा की फर्श से किस से जुड़ी होती है, हमारे मुंह में किसके द्वारा जो है दोस्तों जीभ जुड़ी होती है, तो फ्रेनुलम लेगुआ झिल्ली के द्वारा। और मुख गुहा की छत को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तालू कहते हैं। जो हमारे मुंह का ऊपर का हिस्सा होता है इसे कहते हैं दोस्तों हम तालू। और आपको याद रखना है दोस्तों, कुत्ते जो होते हैं अपनी जीभ से ताप नियंत्रित करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जीभ के बारे में। तो जीभ का प्रारंभिक कार्य क्या होता है दोस्तों, स्वाद का निर्धारण करना, जिसके लिए जीभ में दोस्तों 5 प्रकार की
कुल 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे जीव में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, तो 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, और कितनी पाई जाती हैं? 2 से 8000। कहीं कहीं पर 2 से 10,000 भी होता है, लेकिन 8000 जो है दोस्तों आपके लिए फिक्स होगा। अगर 2 से 10 दिया जाए और दोनों ऑप्शन अगर आपको देखने मिले तो 2 से 8000 ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जीव के अन्य कार्य के बारे में। तो जीव का अन्य कार्य भोजन को मुंह में गतिशील बनाना और बोलने में मदद करना होता है। और जीव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लोसोलॉजी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जीव का अध्ययन ग्लोसोलॉजी कहलाता है। और जीव के अग्रभाग से दोस्तों हमें मीठे का जो है दोस्तों अनुभव होता है, और पश्च भाग से कड़वे का। अग्रभाग से मीठे का ये जो होता है, और पश्च भाग से दोस्तों कड़वे का। और ये दोस्तों आपका खट्टे का होता है इससे। ये जो भाग होता है दोस्तों इससे नमकीन का पता हमें चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। जीव के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। अब चलिए दोस्तों, जीव के बाद आपका क्या आता है दोस्तों? दांत। अब बात करेंगे दोस्तों दांतों के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दांतों का अध्ययन, दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ओडेंटोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे दांत गर्तदंती जिसे दोस्तों हम ट्रिगोडोंट कहते हैं, द्विबारदंती यानी दोस्तों बाइफायोडोंट कहते हैं, और विषमदंती हेटेरोडोंट कहते हैं। यानी हमारे दांत जो हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। गर्तदंती को कहते हैं दोस्तों ट्रिकोडोंट, द्विबारदंती को कहते हैं दोस्तों बाइफायोडोंट, और विषमदंती को कहते हैं दोस्तों हेटेरोडोंट। ये दोस्तों किसके आधार पर है? बनावट के आधार पर। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कृतनक, रदनक और चवर्णक, अग्रचवर्णक जो होते हैं ना आपके, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके बनावट के आधार पर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, दांतों की संख्या के बारे में अगर हम देखें तो वयस्कों में कितनी होती है दोस्तों? 32, किशोरों में 28 और बच्चों में मात्र 20 होती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और बच्चों में जो ये 20 दांत जो होते हैं ना दोस्तों, ये अस्थायी होते हैं, यानी दूध के दांत जिसे हम कहते हैं। ये दूध के दांत जो होते हैं ना, उन्हें ही दोस्तों हम अस्थायी दांत कहते हैं। इन्हें दोस्तों हम द्विबारदंती यानी 2 बार आने वाले दांत भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार आने वाले दांतों की संख्या यानी स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12। ये आपको याद रखनी है। तो दांतों के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं ना आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों इंसाइजर। इंसाइजर को कहते हैं हम दोस्तों कृतनक यानी काटने वाले। इनकी संख्या ऊपर और नीचे के दोनों जबड़ों में 4-4 होती है, यानी दोस्तों टोटल संख्या कितनी होती है इनकी? 8। अब बात करते हैं दोस्तों कैनाइन, जिसे हम दोस्तों रदनक कहते हैं। तो ये चीर फाड़ करने वाले दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्या दोनों जबड़ों में 2-2 होती है, यानी दोस्तों टोटल कितनी होती है? 4। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। इनका काम क्या है दोस्तों? चबाना और तोड़ना। तो इनकी संख्या दोनों जबड़ों में 4 ऊपर 4 नीचे, यानी दोस्तों टोटल कितनी होती है? 8। अब बात करते हैं दोस्तों मोलर की यानी चवर्णक की। यानी इनका कार्य क्या है दोस्तों? केवल और केवल चबाना। और इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? दोनों जबड़ों में 6-6 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे, यानी टोटल 12 होती है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों जबड़ों में थर्ड मोलर जो होते हैं, मोलर दांत ही अक्कल दांत होती है। ये थर्ड मोलर जो होता है ना दोस्तों, एक तो मोलर होता है, ये थर्ड मोलर, ये जैसे कि ये मोलर दांत है जो कि चबाने का कार्य होता है। इसके लास्ट में आपने देखा होगा दोस्तों, पीछे की डांट जो होते हैं,
पीछे पीछे की जो दाढ़ होती है, जो तीसरी दाढ़ होती है लास्ट की, जैसे कि आप कभी अपने मुंह में उंगली देकर देखना, तो लास्ट में जो आपका शीशे में देखना, तो लास्ट का जो दाढ़ होता है उसे दोस्तों हम अक्कल दाढ़ कहते हैं, जो कि थर्ड मोलर के नाम से जाना जाता है। और यह कब आता है दोस्तों? 20 से 30 वर्ष की उम्र में आता है। इसे दोस्तों हम विजडम टूथ भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है अक्कल दाढ़ की, ये आपको याद रखना है। 2 यानी जैसे कि दोस्तों 2 तो निचले जबड़े में और 2 ऊपरी जबड़े में, इस प्रकार से इनकी संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं दोस्तों वयस्क में। तो वयस्क में कुल 32 दांत होते हैं दोस्तों, और किशोर में 4 अक्कल दाढ़ यानी 3 मोलर कम होने के कारण इनकी संख्या 28 होती है। जबकि बच्चों में दूध के दांतों में अक्कल दाढ़ व अन्य 8 चवणकों की कमी होने के कारण इनकी संख्या 12 होती कब यानी सॉरी दोस्तों, अन्य जो चवणक जो दांत होते हैं जो 12 होते हैं, उनकी कमी होने के कारण इनकी संख्या 20 होती है। अगर अब भी आपको याद नहीं हुआ हो कि कृतरक में कितना होता है, चवर्णक में वो कितना होता है, तो एक बार आप वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करना दोस्तों, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। और मनुष्य में दोस्तों जो कैनाइन दांत होता है, कैनाइन जो होते हैं और मोलर जो होते हैं, ये अवशोषी दंत होते हैं दोस्तों, अवशेषी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार भी नहीं पता चले तो यहाँ से आप दांत का जो सूत्र होता है दोस्तों, दंत सूत्र जिसे हम कहते हैं, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि वयस्कों में संख्या कितनी होती है, किशोरों में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों किशोरों की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई यहाँ पर आप दिख रहा है ना, ये होता है दोस्तों, ये होते हैं आपके शुरुआत के इनसाइजर यानी दोस्तों कृतनक। सी का मतलब है दोस्तों कैनाइन यानी दोस्तों रदनक। पीएम का मतलब है दोस्तों प्रीमोलर, और एम का मतलब है दोस्तों मोलर। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। तो ये 4 है दोस्तों, 2 का ये इस 2 का गुणा इधर साइड में करना है, इस 2 का गुणा इधर साइड में करना है। 2 का गुणा दोस्तों 2 दूनी 4, और इस 2 का गुणा इधर से करेंगे 2 दूनी 4। ये आप हटा दीजिए, आप 2 हटा दीजिए बिल्कुल, ये आप भूल जाइए। केवल इसी 2 का गुणा ऊपर करना है, इसी 2 का गुणा नीचे करना है। तो आपका जो है दोस्तों वयस्कों में दांतों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में। इसी प्रकार दोस्तों एक किशोरावस्था का है, और ये दोस्तों बच्चों का है। आया समझ में दोस्तों? और मुझे उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और कमेंट में आपको बताना है दोस्तों वीडियो कैसी लगी। वीडियो छोड़िए दोस्तों, आप कंटेंट कैसा आपको लगा ये आपको बताना है बस। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है दोस्तों मैंने आपके लिए देने की कोशिश की है, और कंटेंट बेस्ट ही आपको मिलेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। ये रहा दोस्तों आपका, कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं दांतों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बच्चों में प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। हाथी के बाहर निकले हुए दांत ऊपरी जबड़े जो हैं दोस्तों इंसाइजर होते हैं। और रदनक दांत सबसे नुकीले होते हैं। इन्हें दोस्तों मांसाहारी प्रकृति के संकेत हैं, यानी रदनक दांत जो होते हैं दोस्तों ये नुकीले होते हैं, और ये मांसाहारी प्रकृति के संकेत हैं। अतः पूर्ण शाकाहारी जंतुओं जैसे दोस्तों हाथी, खरगोश, हिरण जी होते हैं ना, इनमें ये अनुपस्थित होते हैं, यानी रदनक दांत नहीं पाए जाते। हाथी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 14, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सर्वाधिक दांतों की संख्या दोस्तों घोड़े व सूअर में 44 होती है। और मनुष्य में दांतों की विशेषता, तो गर्तदंती, ये गर्तदंती जो होते हैं दोस्तों ठीकोडोंट जिन्हें हम कहते हैं, ये दांत अस्थि से बनी कैविटी में धसे होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हेटेरोडोंट यानी विषमदंती। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये दांत जो होते हैं, ये दांत संरचना और कार्य के आधार पर अलग होते हैं। द्विबारदंती यानी डाइथियोडोंट जिन्हें हम कहते हैं, तो ये दोस्तों जीवन में 2 बार आते हैं। और रोडेंट प्राणी जैसे दोस्तों आपकी गिलहरी होती है, चूहे होते हैं,
आदि अपने कृतनक दांतों को छोटा करने के लिए, कृतनक जो दांत होते हैं इनके, इन्हें ये छोटा करने के लिए दोस्तों कपड़े और वस्तुओं को कुतरते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, चूहा जो है दोस्तों कभी किसी चीज़ को खा गया, कभी किसी चीज़ को कुतर गया, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं? अपने कृत्रिम दांतों को छोटा करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं कुछ, तो इनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे और बाद में इनकी मृत्यु भी हो सकती है। और देखिए दोस्तों, आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है पॉइंट कि पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न होने लग जाती है। इस सड़न का जिम्मेदार कौन है दोस्तों? अगर जल का पीएच 5.5 से कम हो तो हमारे दांतों की सड़न जो है दोस्तों, दांतों में सड़न होने लगती है, ये आपको याद रखना है। और चॉकलेट में पाया जाने वाला जो निकल होता है वो भी दोस्तों दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांत जो है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, यानी दोस्तों Ca4.PO4 का होल ट्वाइज, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि दांतों का पीला आधारीय भाग डेंटिन कहलाता है, जिसके ऊपर का श्वेत परत चढ़ी होती है, जिसे दोस्तों हम एनेमल कहते हैं। और एनेमल के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर एनेमल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे दांत जो है पीले पड़ जाते हैं, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। पेयजल में फ्लोराइड की कमी से दंत क्षरण होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दांतों के बारे में याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, देखिए दोस्तों आपने दांत पढ़ लिया, जीभ, मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी जो लार होती है, जो कि दोस्तों भोजन को पचाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। भोजन को जो है दोस्तों शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, लार ग्रंथियों के बारे में, जिन्हें हम दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो होती है दोस्तों पैरोटिड, एक होती है दोस्तों सबलिंगुअल, और एक होती है दोस्तों सब मैक्सिलरी एवं सब मैंडिबुलर। तो बात करें दोस्तों पैरोटिड लार ग्रंथि की, तो ये कर्णपूर्ण लार ग्रंथि है। यानी क्या है दोस्तों? ये प्रत्येक गाल में कान के नीचे, प्रत्येक गाल में कान जो होता है आपका उसके नीचे पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, पैराटोड। पैरोटोड अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। अब बात करें दोस्तों सबलिंगुअल की, जिसे दोस्तों अधोजिह्वा ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये एक जोड़ी ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है, जबड़े के नीचे नहीं दोस्तों, जीभ के नीचे, निचले जबड़े से ऊपर और जीभ से नीचे। अब बात करें दोस्तों सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये जबड़ों के नीचे पाई जाती है। ये एक जोड़ी ग्रंथियां जबड़ों के नीचे पाई जाती हैं। कौन सी दोस्तों? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये जबड़े के नीचे पाई जाती हैं। तो ये तीनों ग्रंथियां आपने समझ ली होंगी दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी कि पैरोटिड लार ग्रंथि किसे कहते हैं, सबलिंगुअल किसे कहते हैं, और सब मैक्सिलरी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लार के निर्माण के बारे में। तो लार का निर्माण प्रतिदिन लगभग दोस्तों 1.5 लीटर होता है। लार में लगभग दोस्तों 95% जल और टाइलिन जैसे यानी दोस्तों लार एमाइलेज एवं एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। 95% तो जल पाया जाता है, और अन्य में जो होता है दोस्तों टाइलिन यानी लार एमाइलेज और दोस्तों एक तो टाइलिन जिसे दोस्तों हम लार एमाइलेज कहते हैं, और एक पाया जाता है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है दोस्तों? ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। और हमारे दोस्तों पसीने में भी दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि दोस्तों सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइलिन या लार एमाइलेज एंजाइम जो है दोस्तों मुख गुहा में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके माल्टोज में बदलता है। तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों? जो एमाइलेज एंजाइम होता है आपका, लार एमाइलेज,
ये क्या करता है दोस्तों, स्टार्च यानी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, उसका पाचन करके उसे माल्टोज में बदलता है। अतः पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, जो पाचन की शुरुआत होती है ना, वो मुंह से ही हो जाती है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों, लाइसोजाइम सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लार का पीएच मान 6 पॉइंट कितना होता है दोस्तों, 8। और ये अम्लीय होता है दोस्तों, अम्लीय, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लार का पीएच मान 6.8 होता है, कहीं कहीं पर 6.7 भी होगा। और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो लार के बारे में जितनी चीज़ें थी मैंने आपके लिए बता दी हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ें मैं आपके लिए अच्छी तरह समझा रहा हूँ। मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रीष्का, सारी चीज़ें, छोटी आंत, बड़ी आंत, दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ, सारी चीज़ें क्रमवाइज आपको लिए बताई जा रही हैं। और हर टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, ये मैंने आपके लिए बताई दिया है। ये इसका पीएच मान 6.8 होता है और अम्लीय प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पाचक रसों के बारे में, यानी दोस्तों डाइजेस्टिव फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों ये पाचक जो रस है, यानी हमारे पाचन में कितने प्रकार के रस हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आपका पित्तरस, यानी दोस्तों जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। फिर होता है दोस्तों आपका आमाशय रस, यानी दोस्तों जिसे हम जठर रस कहते हैं। फिर होता है दोस्तों आपका आंत्रिय रस। एक होता है दोस्तों आपका अग्नाशय रस। एक होता है दोस्तों आपका लार, ये भी तो आपका पाचन करता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इनके निर्माण की, तो पित्तरस का निर्माण जो होता है दोस्तों लीवर में होता है। और इकट्ठा कहाँ होता है दोस्तों, पित्ताशय में। बात करें दोस्तों आमाशय रस की, तो इसका निर्माण आमाशय में होता है। आंतरिक रस की बात करें तो इसका निर्माण छोटी आंत में होता है। और अग्नाशय रस की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि में होता है। और लार की बात करें तो इसका निर्माण होता है दोस्तों मुंह में। अब पित्तरस का पीएच मान होता है दोस्तों 7.8। जठर रस यानी आमाशय रस का होता है दोस्तों 1.8। आंतरिक रस यानी छोटी आंत में जिसका निर्माण होता है, आंतरिक रस का पीएच होता है दोस्तों 8.0। अग्नाशय रस का होता है दोस्तों 7.7 पीएच। और लार का होता है दोस्तों 6.8 पीएच। तो ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आमाशय रस या जठर रस के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो आमाशय रस में निम्न घटक पाए जाते हैं। तो आमाशय रस में आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है आपका पेप्सिन एंजाइम, यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन ये आपका एंजाइम है और ये प्रोटीन का पाचन करके इसमें किस में बदलता है दोस्तों, पेप्टियोज में, पेप्टोन्स में। अगला है दोस्तों आपका जठरीय लाइपेज। ये क्या करता है दोस्तों, वसा का पाचन करके वसा को जो है दोस्तों, लाइपेज एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करके उससे दोस्तों ग्लिसरॉल और बसी अम्लों के रूप में उन्हें तोड़ता है, यानी ग्लिसरॉल और बसी अम्लों का निर्माण करता है। एक होता है दोस्तों आपका रेनिन एंजाइम। तो रेनिन क्या करता है दोस्तों, रेनिन एंजाइम कर्लिंग एंजाइम या काइनोसिन एंजाइम भी इसे हम बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, ये दूध को दही में बदलता है। यह एंजाइम 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दूध की प्रोटीन कैसीन को पचाने का कार्य करता है। यानी जो 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें जो कैसीन प्रोटीन होती है उसे पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों, रेनिन एंजाइम। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनिन एंजाइम जो है कैसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदलता है, यानी दही में बदलता है। तो ये आपका दोस्तों आमाशय रस हुआ, जठर रस जिसे हम कहते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों HCl की। तो HCl के बारे में आपको याद रखना है, यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। आमाशय रस की अम्लीयता का कारण, यह आमाशय रस की अम्लीयता का कारण है, क्योंकि दोस्तों आमाशय रस में पाया जाता है।
लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होता है दोस्तों, हमारे HCl की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे एसिडिटी, अम्लता या गैस बनने की समस्या होती है। आपने कभी देखा हो दोस्तों, महिलाएं ज़्यादातर व्रत रहती हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब वो व्रत रहती हैं, आप भी कभी व्रत रहे होंगे, तो क्या होता है दोस्तों, जब आप व्रत रहते हो ना, तो आपके पेट में गैस बनने लगती है। क्यों? क्यों दोस्तों, भोजन तो होता नहीं पेट में, अब शरीर को चाहिए ऊर्जा। तो आमाशय क्या करता है दोस्तों, ये HCl क्या करता है, जो आपके बशीय अम्ल जो होते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, जो भी है, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे ये धीरे धीरे तोड़ने का कार्य स्टार्ट करना कर दे जो है दोस्तों, धीरे धीरे उसे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, उससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। और वो उसके बाद में क्या है, जब उसकी समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो फिर ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारे आमाशय की दीवार हैं उनमें जो है दोस्तों ये अटैक करता है। और अटैक करने के बाद दोस्तों क्या होता है, हमारे आमाशय की जो दीवार है उनमें घाव होने लग जाता है, जिसे दोस्तों हम अल्सर कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, व्रत में अगर आप कभी व्रत रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा खा लिया करो जिससे कि आपके शरीर पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और देखिए दोस्तों, अम्लता का निवारण करने वाले पदार्थ एंटासिड यानी प्रति अम्ल कहलाते हैं। और ये इनके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनो और एक नींबू का रस। देखिए दोस्तों, आमाशय को अम्ल HCl के प्रभाव से बचाने के लिए श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ म्यूकस का स्रावण होता है, जो कि दोस्तों HCl से आमाशय का बचाव करता है। आमाशय के अधिक समय तक खाली रहने से HCl श्लेष्मा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे आमाशय में घाव हो जाते हैं, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, अल्सर रोग कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय से होती है। देखिए दोस्तों, भोजन के पाचन की कहाँ से होती है, मुंह से। लेकिन प्रोटीन के पाचन के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत जो है दोस्तों आपकी कहाँ से होती है, आमाशय से। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है दोस्तों आमाशय में नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, हमारे जो है शरीर में 3 भाग होते हैं, लेकिन इनके शरीर में जो जुगाली करने वाले पशु जानवर होते हैं, इनके शरीर में जो है दोस्तों पाचन के 3 भाग होते हैं, 4 भाग, रूमेन, रेटिकुलम, ओविसम और एबोविसम। रूमेन ही दोस्तों मुख्य भाग है, जो कि दोस्तों भोजन को पचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, आपके लिए सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। आमाशय रस के बारे में मैंने आपके लिए पढ़ा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों पित्त रस के बारे में। अब पित्त रस क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पित्त रस का निर्माण लीवर यानी दोस्तों यकृत में होता है, जबकि संग्रहण कहाँ होता है दोस्तों, पित्ताशय में, जहाँ से पित्त वाहिनी की सहायता से यह छोटी आंत में पहुँचता है। और पित्त रस का कार्य वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करना होता है तथा चर्बी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, यही चीज़ें होती हैं पित्त रस के द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों पित्त रस के बारे में। पित्त रस के घटक, तो इसके 3 घटक होते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट। तो एक तो पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है दोस्तों पित्त रस में 85% क्या होता है, जल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों पित्त लवण। ये रहा आपका दोस्तों पित्त लवण। तो पित्त लवण, देखिए दोस्तों, पित्त लवण के बारे में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट अथवा इंडोल, जिसे हम कहते हैं, सोडियम टेरोकोलेट को कहते हैं इंडोल और सोडियम ग्लाइकोलेट को कहते हैं दोस्तों स्केटोल आदि पित्त लवण मल की दुर्गंध का कारण है। यानी जो हमारी जो मल होता है दोस्तों, उसमें दुर्गंध किसके कारण आती है, इंडोल और स्केटोल के कारण, यानी दोस्तों सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के कारण। अब बात करते हैं दोस्तों पित्त वर्णक की। तो बिलिरुबिन मल के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, और बिलिवर्डिन मल के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। बात करते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की। तो पित्त लवण द्वारा कोलेस्ट्रॉल मल के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। पित्त रस में 85% जल होता है। तो ये आपका दोस्तों पित्त लवण है, सो दोस्तों पित्त रस है। पित्त रस के बारे में सारी चीज़ें समझा दी। अब बात करते हैं दोस्तों आंतरिक रस के बारे में, यानी अग्नाशय रस, जिसे हम आंतरिक रस छोटी आंत में जो बनता है, जिसका निर्माण छोटी आंत में होता है, उसके बारे में, यानी आंतरिक रस की।
तो इसे दोस्तों सकस इंट्रिकस भी कहते हैं आंतरिक रस को। यह छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। आपसे पूछा जाए कि आंतरिक रस का निर्माण किसके द्वारा और कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा यह निर्मित होता है। आंतरिक रस छोटी आंत में निर्मित होता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। पहला है दोस्तों लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है और इसे दोस्तों वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर होता है दोस्तों माल्टेज, जो माल्टोज को दोस्तों ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं, एक होता है दोस्तों आपका सुक्रेज या इन्वर्टेज, जो कि दोस्तों सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। एक होता है दोस्तों आपका लैक्टेज, जो कि दोस्तों लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टेज में तोड़ता है। एक होता है दोस्तों आपका इरेप्सिन, जो कि दोस्तों डाई और ट्राईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, आंत्र रस के एंजाइमों को स्मॉल से भी याद किया जाता है। स्मॉल जो ट्रैक है दोस्तों, एस से आपको याद रखना है दोस्तों क्रेज, एम से माल्टेज, ई से इरेप्सिन, एक वो फर्स्ट एल से लैक्टेज, एक से और ये लास्ट एल जो है आपका इससे लाइपेज। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, पितरस आपके लिए समझ में आया। अब बात करते हैं दोस्तों अग्नाशय रस की, कि अग्नाशय रस क्या है, पैंक्रियाज जूस जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैंक्रियाज जूस के बारे में। तो अग्नाशय रस का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथियों के बहिस्रावी भाग के द्वारा होता है। अग्नाशय रस के एंजाइम प्रारंभ में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन दोस्तों छोटी आंत में जाते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन नामक निष्क्रिय एंजाइम को छोटी आंत में पाए जाने वाले एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में बदलता है। और फिर क्या होता है दोस्तों? फिर यह ट्रिप्सिन अग्नाशय रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय कर देता है तथा ट्रिप्सिन स्वयं प्रोटीन का पाचन करता है। आपसे पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। अब इसमें कुछ एंजाइम होते हैं दोस्तों, जैसे कि एंटेरोकाइनेज। तो ये क्या करता है दोस्तों? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में सक्रिय करता है। एंटेरोकाइनेज जो होता है दोस्तों, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में सक्रिय करता है। एक होता है दोस्तों ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन जब सक्रिय हो जाता है तो ट्रिप्सिन जो है दोस्तों प्रोटीएज और पेप्टोन्स, ये जो दोनों होते हैं, इनको दोस्तों ट्राई और डाई पेप्टाइड यानी अमीनो अम्लों में तोड़ता है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, बाद में क्या होता है, लाइपेज के बारे में अगर हम समझते हैं तो लाइपेज क्या करता है दोस्तों? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। बात करते हैं दोस्तों एमाइलेज की, तो ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को माल्टेज में तोड़ता है। तो ये हुआ दोस्तों आपका क्या, अग्नाशय रस। अब बात करते हैं दोस्तों आगे जिगर, यकृत, जिगर, कलेजा जिसे हम कहते हैं लीवर। बात करते हैं दोस्तों लीवर के बारे में। देखिए हमने छोटियाँ सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों आपका। देखिए दोस्तों, मैंने मुख गुहा आपके लिए पढ़ा दी, जीवा पढ़ा दी, ग्रीष्का, डायफ्राम अलग से हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में दोस्तों। डायफ्राम का रोल कहाँ है दोस्तों? श्वसन में। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, आपको हिचकियाँ आती हैं ना, हिचकियाँ। ये हिचकियाँ क्यों आती हैं? डायफ्राम जो होता है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें हिचकियाँ आती हैं। तो आपने देखा हो दोस्तों, बड़े बूढ़े क्या, जो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि ऐसा पानी पी ले, पानी हिचकी नहीं आएंगी। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो डायफ्राम को जो होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है बस। तो डायफ्राम को हम दोस्तों ऑक्सीजन वाले दोस्तों श्वसन तंत्र वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आमाशय मैंने आपके लिए पढ़ा दिया, पित्ताशय पढ़ा दिया, यकृत अब हम पढ़ने वाले हैं यकृत, क्षुद्रांत इन छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार, परिशेष, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पढ़ा दी। अग्नाशय, यकृत भी, यकृत अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट बचा है आपका। और दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। और वीडियो को दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है
साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों लीवर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं और इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, लीवर को सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि यानी दोस्तों शरीर का विषहरता अंग यानी डिटॉक्सिफायर, शरीर की जैव रासायनिक थैली और शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। यानी दोस्तों आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है दोस्तों, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, विषहरता अंग लीवर, डिटॉक्सिफायर जैसे हम कहते हैं, जैव रसायन थैली लीवर, प्रयोगशाला शरीर की प्रयोगशाला लीवर। अगला पॉइंट है दोस्तों, यकृत में यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ऑर्निथिन चक्र या दोस्तों क्रेब्स हेंसलेट चक्र के द्वारा इसका निर्माण होता है। यकृत में यूरिया का किसके द्वारा निर्माण होता है, ऑर्निथिन चक्र या क्रेब्स हेंसलेट चक्र के द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों, लीवर में कुफर कोशिकाएं और शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती हैं। लीवर में जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जो चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने और रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, लीवर में हेपेरिन प्रोटीन बनती है, जो शरीर में अंदर थक्का नहीं जमने देती। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति द्वारा खाए गए या पिए गए जहर की जांच कहाँ होती है दोस्तों, लीवर में। अगला पॉइंट है, अत्यधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस रोग होता है। लीवर में सिरोसिस रोग हो जाता है, जिसे दोस्तों हम लीवर सिरोसिस रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, लीवर की 2 पालियां होती हैं। लीवर का भार 1.2 से लेकर 1.5 किलो तक होता है। लीवर का आकार बढ़ना हेपेटोमेगेली कहलाता है और लीवर का अध्ययन दोस्तों हेपेटोलॉजी कहलाता है। पीलिया जो है दोस्तों हेपेटाइटिस आदि रोगों में लीवर प्रभावित होता है। पीलिया होता है, हेपेटाइटिस होता है, इनमें लीवर प्रभावित होता है। तो देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अंग थे, जिनका पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करा दी। अब दोस्तों मुझे पता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। कंटेंट ही मैंने इस प्रकार का दिया है कि आपको कहीं भी आपको कमी नहीं मिलेगी देखने में। बस आपको क्लासों रेगुलर फॉलो करते रहना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों ये जितनी वीडियो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, हर ग्रुप में अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी को दोस्तों ये क्लासें मिल सके, उनकी तैयारी जो है बेहतर हो सके, साइंस जो है बेहतर हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।